Hi friends, in this video we'll be doing chapter number 9, Fundamental Rights, Fundamental Duties and Directive Principles of State Policy. This is from the SS chapter based on NCERT GSEB syllabus of class 9th. दोस्तों इस वीडियो में हम 9वां पार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। ये 9वीं कक्षा की एसएस टेक्स्ट बुक में से है, GSEB NCERT सिलेबस में से। We have already completed part 1 of this chapter. We will be doing part 2 over here. हमने इस चैप्टर का पहला वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, वो आप देख सकते हो। और यहाँ हम दूसरा वीडियो बना रहे हैं, दूसरा हिस्सा। Friends, in the first part of this chapter, we studied about fundamental rights and fundamental duties. We also tried to know what exactly are the human rights that are given to every human being. दोस्तों इस चैप्टर के पहले भाग में हमने देखा कि मौलिक तत्व क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है और हमारे संविधान ने हमको क्या क्या ऐसे अधिकार दिए हैं। We further also studied about right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion and cultural and educational rights. इसके बाद हमने right to equality, right to freedom, right to exploitation, right to freedom and religion and cultural and exploitation के बारे में, educational rights के बारे में भी हमने पढ़ा. We'll continue from right to constitutional remedies in this part. दोस्तों इस हिस्से में हम right to constitutional remedies से हम शुरुआत करेंगे. Friends, before we continue with this chapter, I request you to please subscribe with our channel ज्ञान गुरुवाणी. दोस्तों इस पार्ट में आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारी चैनल ज्ञान गुरुवाणी के साथ सब्सक्राइब कीजिए। तो सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी चलो। 5, 4, 3, 2, 1, 0। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं पार्ट में। No matter how many laws are framed or how many provisions are made for the fundamental rights, if these are not implemented well, then there remains no meaning of such freedom or right. चाहे आप कितने भी संविधान में बदलाव करा दो, कितने भी राइट्स की आप हक की बात करो, कितने भी तौर तरीके बदलो, लेकिन जब तक उनको लागू नहीं किया कर जाता और उनको इम्प्लीमेंट अच्छी तरह से नहीं करते हो, ये फ्रीडम का और राइट्स का कोई फ़ायदा नहीं है। Therefore, provision has been made in the Constitution for the implementation of rights, and under it, a writ in the Supreme Court can be made for the violation of the fundamental right. इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में इसके लिए एक प्रावधान किया गया है कि राइट्स जो हमारी है उसके लिए आप, अगर वो उसका वायलेशन हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए फंडामेंटल राइट्स के लिए आप जा सकते हो। This right has been accepted as the right to constitutional remedies. इस हक को constitutional remedies का हक कहा गया है। The Supreme Court plays an important role in protecting the fundamental rights, and for this, if the court finds it necessary, then it can give orders, instructions or decree. सुप्रीम कोर्ट इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल यहाँ निभाता है। फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अगर ज़रूर पड़े तो वो ऑर्डर भी देगा, इंस्ट्रक्शन भी देगा और डिक्री भी देगा कि इस हिसाब से सामने वालों के साथ बर्ताव किया जाए। The apex court is vested with the powers given by the Constitution. ये apex court जो है, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसको हमारे संविधान ने सारे ऐसे शक्तियाँ, ऐसे पावर्स दिए गए हैं। Nobody can oppose it. If any person puts a complaint against any state for the violation of fundamental rights, then the Supreme Court can exercise its rights. कोई भी व्यक्ति इसका विरोध नहीं कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य के अगेंस्ट, अगर ये फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं, किसी के राज्य के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जाए तो सुप्रीम कोर्ट इस हक का उपयोग कर सकता है, इस पावर का उपयोग करके आगे निर्णय ले सकता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैज़ कंसिडर्ड दिस राइट एज सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस हक को हमारे संविधान का आत्मा कहा है। द पार्लियामेंट can hand over the powers of giving such an order to any court. ये पार्लियामेंट ने हमारे ये ऐसी ताकत किसी भी कोर्ट को दी है, ऐसे वो पावर्स दे सकते हैं। If the state legislative assembly frames any law which violates the fundamental rights or not in congruence of it, then the Supreme Court can stop the state. अगर स्टेट असेंबली ऐसे लॉ फ्रेम करती है जो ह्यूमन राइट्स के विरुद्ध है और उसके कॉन्ग्रुएंस के साथ चल नहीं रहा है ढंग से, तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्टॉप कर सकता है।
Thus, this right provides an opportunity to any of the citizens to approach court for the violation of fundamental rights. तो फंडामेंटल राइट्स का जहाँ जहाँ फॉलो ना हो तो सिटीज़न इसके वायलेशन के अगेंस्ट अपने राइट का सही उपयोग करने के लिए कोर्ट में जा सकता है. The Constitution provides the fundamental rights to the Indian citizens. भारतीय नागरिक को हमारा संविधान ये फंडामेंटल राइट्स देता है. These rights are given against the government. ये राइट्स गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट दिए हैं, उनके विरुद्ध में, चाहे वो सेंटर हो या स्टेट हो. The fundamental rights are applicable to all the citizens at all the times but can be suspended during the time of emergency. ये फंडामेंटल राइट्स जो है वो सारे नागरिकों को सभी सारे टाइम के लिए दिए गए हैं, लेकिन अगर इमरजेंसी लागू हो वैसे टाइम पे ये सस्पेंड किए जाते हैं. नो स्टेट कैन फॉर्म अ लॉ विच टेक्स अवे द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. कोई भी राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता है जो किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को दूर कर दे. फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब मौलिक जवाबदारियाँ. द पीपल ऑफ इंडिया were more aware of their rights and duties since ancient times. पुराने समय से ही भारतीय लोग अपने जवाबदारी और हक के बारे में जागरूक थे. Just as the citizens are given various fundamental rights, various fundamental duties were also incorporated by the Constitution amendments in 1976. जैसे संवैधानिक हक दिए गए हैं वैसे संवैधानिक जवाबदारियाँ भी हमारे संविधान के द्वारा 1976 में लागू की गई है. The fundamental duty aims to inculcate love for nation, national integrity, various high ideals and value awareness amongst the citizen. ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है, मौलिक जवाबदारियाँ जो है, वो राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्रीय एक इंटीग्रिटी, जो हम आपकी इंटीग्रिटी मतलब प्रामाणिकता, निष्ठा, वफादारी, वैसे शब्द को मिलके एक इंटीग्रिटी जैसा शब्द बनता है. वेरियस हाई आइडियल्स, उच्च आदर्श जो लोग हैं वैसे आदर्श विचार और जागरूकता, ये सारे सिटीजन्स में होनी चाहिए. देयर बाय हेल्पिंग इन डेवलपिंग द नेशन. ये सारी चीज़ें एक राष्ट्र को डेवलप करने में हेल्प करेगी. एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ नेशंस यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी सो दैट देयर रिमेन्स पीस, सिक्योरिटी, कम्युनल हार्मनी एंड अकॉर्ड. हर व्यक्ति को भारत के हर व्यक्ति को, हर नागरिक को भारत की एकता के लिए, अखंडता के लिए, उसकी इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी और शांति बनाए रखने में, सिक्योरिटी के लिए और एकजुटता, प्रेम, भातृभाव रहे उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए. उसी तरह से वर्तन करना चाहिए. फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर गिवन ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ टेक्स्ट बुक. हमारे टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज पर हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ छापे गए हैं. टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन and respect its ideals and institution, the national flag and national anthem. उसमें पहला पॉइंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना, उसके विचारों का आदर करना, उसके इंस्टीट्यूशन जो है उसके आदर करना, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का भी सम्मान करना. टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड आर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. हमारे स्वतंत्रता के लिए जो जो आइडियाज़ से थे, वो जो जो नोबल आइडियाज़ से थे, उसको सबको हमारे दिमाग में रहना, उसको चेरिश करना है ना, बार बार गुनगुनाते रहना. ऐसे आइडियाज़ ही हमेशा रखना अपने साथ, अच्छी बात है, ये भी वो कहते हैं. तीसरा पॉइंट है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. भारत की एकता, अखंडता और इंटीग्रिटी को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना. to defend the country and render national services when called upon to do so. भारतीय देश की एकता को डिफेंड करना, देश को डिफेंड करना और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े तब वहाँ आगे आना. To promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religion, linguistic, regional or sectional diversities, to renounce practice degraded to the dignity of women. ऐसे भातृभाव से रहना, कहते हैं ना, वसुदेव कुटुंबकम की भावना होना, सारे लोगों के बीच में अपने नात, जात, धर्म को साइड पर रखकर आगे आना और ऐसी ही डिग्निटी से जो हमारे देश की महिलाएं हैं उनके तरफ भी आदर भाव से देखना. टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कॉम्पोजिट कल्चर. हमारा जो कॉम्पोजिट कल्चर है, हमारा जो हेरिटेज है, विरासत में मिली हुई जो हमारे हेरिटेज में जो मिली हुई चीज़ हैं उसको संभाल के रखना और उनका भी वैल्यू करना, उसको आदर रखना. टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स. हमारे सारे जितने भी एनवायरनमेंट में जीव जंतु है, जानवर हैं, नदियां हैं, तालाब हैं,
ये सारे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना और उनके प्रति संवेदनशील होना। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स। साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के लिए ह्यूमनिज्म, इंसानियत जिसको बोलते हैं, और इंक्वायरी और रिफॉर्म्स के लिए जो स्पिरिट चाहिए वो डेवलप करनी होनी चाहिए। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अजोर वायलेंस। पब्लिक प्रॉपर्टी को संभाल के रखना और हिंसा के विरुद्ध खड़े रहना या हिंसा से दूर रहना। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन constantly rises to higher levels of endeavor and achievement। हमेशा किसी भी चीज़ की उन्नति प्रगति हो और हर चीज़ में बेहतर से बेहतर कर सको जो राष्ट्र के हित में हो, और उसी के कारण राष्ट्र का भी डेवलपमेंट होता रहे और ऊंचे ऊंचे स्तर पर, ऊंचे ऊंचे लेवल्स पर उसकी सिद्धियां हो। इसी ध्येय से आगे बढ़ना चाहिए। हु इज़ अ पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड, और as the case may be, ward between the age of 6 to 15 years। जो पेरेंट है, गार्डियन है, उसकी अपॉर्चुनिटी देना चाहिए हर बच्ची को, या उसका गार्डियन भी हो, जो बच्चा 6 से 14 साल की उम्र हो उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पढ़ने के लिए। 6 जनवरी इज़ सेलिब्रेटेड एज फंडामेंटल ड्यूटीज़ डे इन इंडिया। भारत में फंडामेंटल ड्यूटीज़ डे 6 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑफ ऑल दीज ड्यूटीज़, सम ड्यूटीज़ आर बैक्ड बाय द लॉ। जितनी ये ड्यूटीज़ है, जितनी जवाबदारियाँ हैं, कुछ ड्यूटीज़ लॉज के साथ उन पर लागू की जाती है, मतलब वहाँ नियम कानून भी है। द पर्सन वायलेटिंग इट कैन बी सेंटेंस। जो भी ये ड्यूटीज़ को वायलेट करता है उसको सेंटेंस हो सकता है, मतलब उसको पनिशमेंट मिल सकती है। अ टीचर शुड मेक एफर्ट सो दैट द स्टूडेंट फॉलोज द ड्यूटीज़ एंड दे बिकम अवेयर एंड कॉन्शियस। एक शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे ये सारी जवाबदारियाँ फॉलो करते हैं, उसको अमल में लाते हैं। It is our duty and responsibility as the citizens to see that various social evils and customs prevailing in the society should be eradicated, like untouchability, druggery, child labor, women exploitation, dowry, female foeticide, ill customs, superstitions। ये हमारी नैतिक जवाबदारी है एक जवाबदार नागरिक होने के नाते। इस जो समाज में जो गलत प्रथाएं हैं, जैसे कि छूत अछूत की भावना, ड्रग्स की, चाइल्ड लेबर की, बाल जो लेबर बच्चों को जो मजदूरी कराते हैं वो औरतों का एक्सप्लॉयटेशन, डाउरी जो दहेज सिस्टम है, फीमेल फोर्टिसाइड, फीमेल बच्चे को मार डालना, जो गलत ऐसे सुपरस्टिशंस है, इल कस्टम्स है, तंत्र मंत्र जादू टोना, जो भी आप गिनो, ये सारी चीज़ का हमको अगेंस्ट होना चाहिए अगर वो ढोंग है और गलत तरीके से चल रहा है तो। These duties are directed in the conveying us that what a sensible and aware citizen must do। ये सारी ड्यूटीज़ हमको बताती है कि एक जवाबदार और अवेयर जागरूक सिटीजन को क्या क्या करना चाहिए। If citizens propagate the importance and utilization of fundamental duties, then future citizens develop the feelings of national responsibility, international brotherhood, just and exploitation free society। अगर ये सारी ड्यूटीज़, जवाबदारी अच्छी तरह से हम हमारे जनरेशन में, आने वाले जनरेशन को सिखाए तो राष्ट्रीय एकता, उसकी जवाबदारी, इंटरनेशनल ब्रदरहुड और जस्ट और एक्सप्लॉयटेशन फ्री सोसाइटी, एक प्रामाणिक सोसाइटी खड़ी होगी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। दोस्तों, अब इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है उसका तीसरे हिस्से पे हम पहुंच गए हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ पे मोर अटेंशन। अभी आपसे आग्रह है कि आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान देके ये पार्ट को भी सुनना, क्योंकि ये भी उतना ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन चैप्टर 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के चौथे पार्ट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो स्टेट्स पॉलिसीज़ के वो लागू किए गए हैं, वहाँ दर्शाए गए हैं। The objectives of directive principles of state policy is to guide the present and future central and state government in the policy making in various policy related fields। जहाँ से आप पॉलिसी बनती है, जिस पॉलिसी में, वहाँ किस दिशा में उनको चलना है, कौन से तौर तरीके, कौन से नियम से उनको चलना है, ये प्रिंसिपल्स, अभी के नियम और फ्यूचर के नियम्स को सेंट्रल और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लिए ये पॉलिसीज़ बनाई गई है। दीज प्रिंसिपल्स आर डायरेक्टिव। ये प्रिंसिपल्स डायरेक्टिव है, उसको दिशा दी गई है। द स्टेट इज़ नॉट बाउंड टू फुलफिल देम। एक राज्य की जवाबदारी नहीं है कि ये सारे ड्यूटी और प्रिंसिपल्स को पूरे करे, बट
It is the moral responsibility of the state to keep these principles in the center for framing any policy. तो जब भी कोई पॉलिसी फ्रेम करनी चाहिए तब राज्य को, सेंटर को ये जवाब दिमाग में रखना चाहिए, जहन में रखना चाहिए कि ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दिमाग में रख के ही कोई पॉलिसी बनानी है. The main objective of this principle is to see that any political, social and economic justice should be available to all, such as social structure should be established. ये मेन प्रिंसिपल इसका क्या है कि जब आप पॉलिटिकल, सोशल या इकोनॉमिक जस्टिस करते हो, ये सभी के लिए होना चाहिए और उसमें कोई भेदभाव नहीं चाहिए. ये सोशल स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसी तरह से वो एस्टेब्लिश होना चाहिए. फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड द एम्स ऑफ द स्टेट्स द प्रिंसिपल सर्व्स एज अ गाइडलाइन. ये राज्य के जितने भी एम्स होते हैं, ध्येय होते हैं, फुलफिल करने के लिए प्रिंसिपल्स एक गाइडलाइन की तरह चलते हैं. देयर इज़ नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इम्प्लीमेंट दीज प्रिंसिपल्स इन लॉ. ये जो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं हमारे संविधान में, ऐसा कोई भी जगह नहीं दी है कि उनको लॉ के हिसाब से चलना चाहिए. दीज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स डू नॉट प्रोवाइड एनी लीगल सपोर्ट और लीगल राइट. ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो है इनको इन पे कोई भी लीगल सपोर्ट या लीगल राइट नहीं है, वो हमको प्रोवाइड नहीं करते हैं. Then also the framing and administrating the laws of the states, there are fundamentals. इसीलिए इसके बावजूद भी फंडामेंटल्स हैं जब आप किसी लॉ को बनाते हो, उसको फ्रेम करते हो. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टू हैज सेड टू रूल द रेजिम दीज प्रिंसिपल्स आर द फाउंडेशंस. ये शासन चलाने के लिए ये प्रिंसिपल्स एक पाए की तरह ज़रूरी है. इट मीन्स एन अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, political democracy in completing without social and economic democracy. तो इसका मतलब ये है कि एक अटेम्प्ट किया गया है हमारे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उसको अच्छे से लागू करने के लिए और हमारी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को भी आगे बढ़ाने के लिए. The Indian Constitution has included directive principles of state policy in the 4th session of amendment. हमारे अमेंडमेंट के चौथे हिस्से में जो इंडियन संविधान है उसमें ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और स्टेट पॉलिसीज़ को बताया गया है. द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी वांट टू क्रिएट, द काइंड ऑफ सोसाइटी दैट वी वांट टू कंस्ट्रक्ट, दैट विजन इज़ रिफ्लेक्टेड इन दीज पॉलिसीज़. जिस तरह का देश हम बनाना चाहते हैं, जिस तरह का समाज हम खड़ा करने चाहते हैं, उसकी दीर्घ दृष्टि या उसकी दृष्टि, उसके बारे में डिटेल्स यहाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में वहाँ बताया गया है. The directive principles are actually directions given by the Constitution to the Union and state government to adopt such policies that would help to establish an unbiased society in our country. ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो हमारे संविधान ने हमारे यूनियन को और राज्य सरकारों को दिए गए हैं ताकि ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिससे हम एक भेदभाव रहित सोसाइटी खड़ी कर सकें पूरे देश में. The primary aim of these principles is to establish a social system based on social, economic and political justice. एक प्राइमरी एम इस प्रिंसिपल्स का ये है कि हम ऐसा सिस्टम बनाएं जहां सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिकल जस्टिस सबको मिलती रहे. These principles are about the implementation of objectives and ideas presented in the preamblum. हमारे preamblum में जो objective ideas है उसको implement करने के बारे में ये principles है. These principles are not included in the Constitution of India. भारत के संविधान में ये principles नहीं है. These principles do not serve legal rights to legal backing or legal utilization. लीगल बैकिंग और लीगल यूटिलाइजेशन ये प्रिंसिपल्स के साथ नहीं है. फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट दिस प्रिंसिपल्स आर चैनलाइज. एक स्टेट को, राज्यों को अच्छे से तरह से चलने के लिए ये प्रिंसिपल्स चैनलाइज किए गए हैं. दीज प्रिंसिपल्स इनकॉर्पोरेट सच राइट्स एंड आर रिक्वायर्ड फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड. एक इंसानियत और इंसान के डेवलपमेंट के लिए, उसके समृद्धि के लिए सारे प्रिंसिपल्स इनकॉर्पोरेट किए गए हैं. दीज प्रिंसिपल्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस सेक्शंस. वेरियस सेक्शंस में ये प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को डिवाइड किया गया है. प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक पॉलिसी. इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के रिलेटेड जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं. फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ देयर आर सर्टन प्रिंसिपल्स विच आर गिवन बिलो. इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को मॉडिफिकेशन, जो उसमें बदलाव करने हैं, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स नीचे बताए गए हैं. Equal distribution of wealth and resources among all the class for the welfare and citizen. जितनी भी आवक है, जितना भी वेल्थ है, उसको अच्छी तरह से सारे लोगों, सारे क्लास के लोगों के बीच में अच्छी तरह से उसको डिवाइड करना. Assets and productions of resources should not be distributed to certain group or sections. This should be administered by the state.
असेट्स और प्रोडक्शन कुछ रिसोर्सेज के हैं, वो कुछ लोग ग्रुप के लोगों को देना नहीं चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट के द्वारा ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई चीज़ जैसे आर्म्स एंड एम्यूनिशन है, ये सब लोगों में आप बांटने नहीं जा सकते हो। वो उसका मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ स्टेट ही कर सकता है, या देश के लेवल पे जो कंपनी करती है वो होगा। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। आदमी हो या औरत हो, उसके लिए सैलरी उतनी ही होनी चाहिए, अगर काम भी उतना ही है। प्रोविजंस फॉर गुड हेल्थ फॉर लेबरर्स वर्किंग एट प्लेसेस शुड बी क्रिएटेड। जहाँ जहाँ मजदूर काम करते हैं वहाँ अच्छी उनकी सेहत बनी रहे, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। Because of financial constraints, the men, women and young children working at unhygienic places or where health matters are retorted should not be allowed to happen. जहाँ जहाँ इंसान और आदमी, औरत या बच्चे काम करते हो और वहाँ से अगर वो वहाँ का एरिया अच्छा ना हो, तो वैसा चला के नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोग बहुत बार गटर नाली नाले साफ़ करने आते हैं, तो उन्होंने प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं पहने होते हैं, सेफ्टी गार्ड्स या ऑक्सीजन का बॉटल अगर ज़रूरत हो, गटर के अंदर जा रहे हो, तो ये सब चीज़ अगर ना हो, सेफ्टी गियर्स ना हो किसी कंस्ट्रक्शन की साइड पे, तो ये सब चीज़ को ध्यान में रख के वो वो प्रोविधान करना चाहिए लोगों को, या उस व्यक्ति को, काम पे रखने वाले व्यक्ति को, कि ये सारे सेफ्टी का वो ध्यान दें। स्टेट शुड प्रमोट कोऑपरेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स बाय लेबरर्स। जहाँ जहाँ मजदूर काम करते हैं किसी इंडस्ट्रियल यूनिट में, वहाँ वहाँ स्टेट का कोऑपरेशन होना चाहिए उनको प्रमोट करने के लिए। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन यूथ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड अगेंस्ट मॉरल एंड मटेरियल अबैंडनमेंट एंड टू लिव इन हेल्दी एंड डिग्निफाइड एनवायरनमेंट, दिस प्रिंसिपल शुड बी डेवलप्ड। बच्चों को, यंगस्टर्स को एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनका गैर फ़ायदा ना उठाया जाए, इसलिए उनको मॉरल और मटेरियल अबैंडनमेंट अगर ज़रूर पड़े तो उससे उसको मॉरल ड्यूटीज़ से उनको जागरूक करना चाहिए, और ऐसी जो चीज़ उनको हानिकारक हो वैसे दूर रखना चाहिए। ऐसा हेल्दी और डिग्निफाइड एनवायरनमेंट खड़ा करने की जवाबदारी स्टेट की है, और ये प्रिंसिपल्स उनको सपोर्ट करते हैं। रिलीफ एंड लीव एट द टाइम ऑफ डिलीवरी शुड बी प्रोवाइडेड टू वुमेन। जहाँ जहाँ डिलीवरी अगर किसी औरत की है, वो प्रेग्नेंट अगर है, वहाँ वहाँ उसको रिलीफ देनी चाहिए, छुट्टी देनी चाहिए। वर्क्स इंश्योरेंस, बोनस, मैटरनिटी लीव, ग्रेजुइटी एंड अदर राइट्स शुड बी इंक्लूडेड इन द पॉलिसी। ये पॉलिसी में वर्कर्स इंश्योरेंस, बोनस, मैटरनिटी लीव, ग्रेजुइटी और अदर दूसरे लीगल राइट्स भी होने चाहिए। To recognize agriculture and animal husbandry on modern and signified lines, and to prohibit the slaughter of cows and other useful milk producing cattle, a draft should be drawn for the livestock breed like donkey, bullocks, cows for halting the slaughter. ऐसे एग्रीकल्चर के और एनिमल हस्बेंड्री के ऐसे डिग्निफाइड मॉडर्न टेक्निक से उसको चलाना चाहिए, ताकि ये सारी चीज़ का डेवलपमेंट हो। गाय को मार डालना, वो सब चीज़ रोकनी चाहिए। यूज़फुल चीज़ें होनी चाहिए, जैसे जिन जिन जानवरों का खेत में इस्तेमाल होता है, अगर डोंकी है या बैल है, उनका भी ध्यान रखना चाहिए, उसका भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। इक्वल लीगल राइट्स टू ऑल, सभी के लिए लीगल राइट्स इक्वल है। States should organize free legal services to the desired citizens who are financially feeble as well as incapable in getting it. हर किसी व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, ऐसा सिस्टम स्टेट को बनाना चाहिए ताकि कोई व्यक्ति आर्थिक से संपन्न हो या गरीब हो, उसमें भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, और उसको लीगल राइट्स मिलने चाहिए। प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू सोशल पॉलिसी। Weaker section of the society, that is the scheduled caste, scheduled tribe and backward classes, education and economic rights should be conferred, which should be taken in concern by the states. आर्थिक रीत से बैकवर्ड जो क्लासेस है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, और एजुकेशनल राइट्स और इकोनॉमिक राइट्स इन लोगों को तक पहुंचनी चाहिए, ये जवाबदारी स्टेट की आती है। दे शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सोशल एक्सप्लॉयटेशन और इनजस्टिस अगर हो तो वहाँ से उनका रक्षण होना चाहिए। Uniform civil code should be concerned for all citizens of the country, thereby dispersing and administering justice to all, which should be taken in concern by the state. यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो सारे नागरिकों के लिए लागू होना चाहिए, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस हर किसी व्यक्ति को मिल जाए और राज्य के स्तर पर उसका पालन हो। Steps should be taken for social justice in matters of marriage, divorce, adoption, juvenile assets and properties in state.
ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए सोशल जस्टिस के लिए। जहाँ शादी हो, डिवोर्स हो, किसी बच्चे को गोद लेना हो, जुनिवल मतलब जो छोटे बच्चे हैं अभी तक 18 साल की एज उनकी हुई नहीं है, असेट्स और प्रॉपर्टीज़, ये सब चीज़ की देख रेख, ये सब चीज़ की जवाबदारी वहाँ स्टेट लेवल की आ जाती है। The state should make provisions for support and education in matters right to employment, old age, illness, or inauspicious situations, poverty, etc. जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ स्टेट को एजुकेशन मैटर्स में, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, ऐसी चीज़ों में भी, छोटी छोटी सेंसिटिव चीज़ों में भी वहाँ ध्यान अपना देना चाहिए। प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज़, अंतर्राष्ट्रीय और पॉलिटिकल पॉलिसीज़ के रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स है वो जानते हैं। पंचायत राज शुड बी एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट, राज्य के द्वारा पंचायत राज का पुनर्निर्माण होना चाहिए, ये मैं कहूँगा। for which proper leadership officers and financial aid should be provided to conduct the work in a फ्री वे से ये सिस्टम चले, इसलिए प्रॉपर लीडरशिप ऑफिसर्स का और फाइनेंशियल एड पहुंचाना ज़रूरी है। द स्टेट शुड सेपरेट इट्स सर्विसेज फ्रॉम कॉर्पोरेट माइंडेडनेस एंड इट शुड बी in the liberty so that the judges can be impartial, fearless and courageous in rendering judgment. स्टेट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए और कॉर्पोरेट माइंडनेस से दूर रहकर, ताकि लिबर्टी सबको मिले और जजेस अपना जजमेंट भी ठीक से दे किसी चीज़ के भय में या उनके जजमेंट में उसका कोई असर ना हो। The state should make attempts to maintain international peace, security, to establish fair relationships between nations, to increase respect and international law. इंटरनेशनल लॉ के लिए और रिस्पेक्ट बढ़े, ताकि इसके लिए स्टेट को अपने रिलेशनशिप्स इंटरनेशनल लेवल पे सारे देशों के साथ अच्छे रखने चाहिए, जहां वो फेयर रिलेशनशिप, पीस और सिक्योरिटी को भी मेंटेन करे। प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू एजुकेशन एंड कल्चरल पॉलिसीज़, एजुकेशन और कल्चरल पॉलिसीज़ को इसको रिलेटेड प्रिंसिपल्स। Free and compulsory education for the children in the age of 6 to 14 is mentioned in the Constitution and it is the fundamental right to educate since 2009. 2009 से फ्री और मुफ्त शिक्षण, कंपलसरी शिक्षण देना ज़रूरी हो गया है 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए, ये हमारे संविधान में बताया गया है। टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट सच स्टेट हेरिटेज, आर्टफैक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, कल्चरल प्लेसेस, आर्ट्स एंड बिल्डिंग्स, जो हमारे कल्चरल बिल्डिंग्स है, हेरिटेजेस है, साइट्स है, ऐसे मॉन्यूमेंट्स है, ये सब कुछ प्रिजर्व करना भी ज़रूरी है। द स्टेट शुड प्रोटेक्ट दीज कल्चरल हेरिटेजेस प्लेसेस फ्रॉम डिस्टोरेशन, रॉबरी, ट्रांजिशनिंग, डिस्पोजल एंड डिटोरेशन। ये सारी जितनी भी हमारी पौराणिक विरासतें हैं उसको हानि ना पहुँचे, क्षति ना पहुँचे, उसमें कोई चोरी ना हो, ये जवाबदारी स्टेट की आ जाती है और स्टेट को उस पर ध्यान देना चाहिए। द स्टेट शुड हैव द एम टू प्रिजर्व द कल्चरल एंड हिस्टोरिकल लीगेसी, हमारी सांस्कृतिक विरासत और हमारे हिस्टोरिकल लीगेसी जो है उसको प्रोटेक्ट कराने का एम, ध्येय हमेशा स्टेट के दिमाग में होना चाहिए। प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू हेल्थ पॉलिसीज़, public wellness and hygiene should be provided along with provision for better nutrition and health amenities for the people of the state. लोगों का अच्छा हो, उनकी सेहत अच्छी रहे, इसके लिए अच्छा पौष्टिक खाना, उनकी एम्यूनिटीज़, हेल्थ एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करने की जवाबदारी वहाँ स्टेट की आ जाती है। प्रोहिबिशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स, हार्मफुल सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड ड्रग्स शुड बी डन बाय द स्टेट। ऐसे हर कोई हानिकारक दवाइयाँ, हार्मफुल जो ड्रिंक्स आती है वो और ड्रग्स जैसी चीज़ें बंद होनी चाहिए, स्टेट की जवाबदारी आती है। दिस शुड बी फर्दर बैंड एज इट विल क्रिएट हेल्थ हजार्ड्स फॉर द पब्लिक, ये आगे जाकर इस पर प्रतिबंध ही होना चाहिए, वरना लोगों की सेहत पर आ बनेगी। टू प्रिजर्व द एनवायरनमेंट विद लेटेस्ट अमेंडमेंट्स देयर बाय टेकिंग केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन शुड बी द पॉलिसी ऑफ द स्टेट। एक राज्य की एक पॉलिसी होनी चाहिए कि वहाँ के जो फल फूल जो उगते हैं, वहाँ के जंगल जो है उसका ध्यान देना चाहिए, और जहाँ जहाँ ऐसे लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हो वहाँ उसको बदलाव करना चाहिए। हाइजीनिक एनवायरनमेंट शुड बी मेंटेन्ड इन दी वर्किंग एरियाज ऑफ लेबर्स, जहाँ जहाँ मजदूर काम करते हैं वहाँ उनका एनवायरनमेंट, आजू बाजू का वातावरण सही हो, उसका ध्यान देना चाहिए। दे शुड हैव सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट एट द टाइम ऑफ लीजर, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए जब वो आराम करते हो उस वक्त। एंटरटेनमेंट प्रोविजन शुड बी देयर टू मेंटेन मेंटल हेल्थ, एंटरटेनमेंट प्रोविजंस भी होनी चाहिए ताकि मानसिक हेल्थ भी बनी रहे। दिस प्रोविजन शुड बी केप्ट इन कंसर्न बाय द स्टेट्स, ये प्रोविजन स्टेट्स के दिमाग में, जहन में हमेशा ये होना चाहिए।
Thus, these principles provide guidance to the state to take lead towards development of equal, just and social order without any exploitation. इसीलिए ये प्रिंसिपल्स एक स्टेट को गाइड करते हैं ताकि एस्टाब्लिशमेंट हो, इक्वल, जस्ट और सोशल ऑर्डर वो बना रहे और किसी लोग व्यक्ति का एक्सप्लोटेशन ना हो. The directive principles envisage future society. They guide us to the direction that we should go and lead us to our destination. इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे सोसाइटी को फ्यूचर तक लेके जाएंगे. ये हमें गाइड करते हैं, हमको रास्ता दिखाते हैं ताकि हम दूसरे लेवल पे पहुँचे और हमारा आखिरी ध्येय जो है डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचे. The upliftment of society and the protection of the society will be taken care by the state. सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट और उसका प्रोटेक्शन करना ये स्टेट करेगा. फंडामेंटल राइट्स लिमिट द स्टेट लीडरशिप विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड एक्सटेंड दी स्टेट लीडरशिप. फंडामेंटल राइट्स स्टेट लीडरशिप को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ उसको डायरेक्टिव लीडरशिप के थ्रू उसको रास्ता बताते हैं. फंडामेंटल राइट्स मेक द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी. हमारा डेमोक्रेसी जो है ये फंडामेंटल राइट्स उसका अस्तित्व बताते हैं. वाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द सोसाइटी एंड फाइनेंस इम्पार्ट एम्स फॉर इंटर रिलेशंस ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के साथ ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स साथ में चले, ये इम्पार्ट करने के लिए, उसको लागू करने के लिए ये फाइनेंस एम्स के साथ उसको आगे बढ़ते हैं. देर इज़ नो अपोजिशन बिटवीन देम. इसमें कोई भेदभाव नहीं है, वो सामने सामने खड़े नहीं है. बोथ ऑफ देम कंप्लीट ईच अदर. डेमोक्रेसी और हमारे फंडामेंटल राइट्स एक दूसरे को पूर्ण करते हैं. Friends, the second and final part of this chapter finishes over here. If you have any doubt, please revisit the video again. दोस्तों, इस चैप्टर का दूसरा और आखिरी हिस्सा यहाँ ख़त्म होता है. अगर आपको कोई डाउट है तो ये वीडियो फिर से प्ले कीजिएगा. दिस इज़ कन्हैया पटेल. थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे. जय स्वामीनारायण.